पहले दो एक चीज़ें जो प्रातःकाल बातचीत में सामने आई थी उनसे प्रारंभ करते हैं। एक तो अर्धनारीश्वर को लेकर के एक सवाल आया था और उस वक्त मैंने यह कहा था कि इसमें ये दोनों एक्टिव हैं और अधिक से अधिक जो मर्जर है वो एक स्पेस का है। ये शायद टंग इन चीक लेना चाहिए जो अंतिम हिस्सा है इसका, कि वह मर्जर किस तरह का है और कितना है, क्योंकि उसमें कुछ एनालिसिस उस द्वंद्व समास की भी आवश्यक होगी जिसके अंतर्गत वागर्थव से इसकी उपमा दी गई थी। लेकिन जो मैंने दोनों को एक्टिव कहा था उसका कारण बताता हूँ। ये आपको स्मरण होगा कि मैंने यह कहा था कि इसका कुछ संबंध रस सिद्धांत से है। तो इसमें कुछ एक प्रारंभिक सूचना के साथ प्रारंभ करना ठीक रहेगा कि श्रृंगार रस जिसको कहते हैं संस्कृत साहित्य शास्त्र में, वो प्योरली हेटेरोसेक्सुअल लव के लिए है। इनफैक्ट हेटेरोसेक्सुअल फिजिकल लव, उसमें कोई प्लेटोनिसिटी की गुंजाइश नहीं है और बाकी जितने भी वेरिएंट्स हो सकते हैं उनकी भी कोई गुंजाइश नहीं है। वो सब रसाभास के तहत आएंगे। तो साहित्य शास्त्र यहाँ पढ़ाया ही जाता है। मोटे तौर पर ये सभी लोग जानते हैं कि एक संयोग श्रृंगार और एक विप्रलंभ श्रृंगार। तो संयोग श्रृंगार जब दोनों साथ हों और विप्रलंभ श्रृंगार जब दोनों दूर दूर हों। दूर दूर से यहाँ मतलब है द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग इन फिजिकल कॉन्टैक्ट। तो इसको लेकर के अर्धनारीश्वर पर एक अद्भुत श्लोक भोजराज के श्रृंगार प्रकाश का मंगलाचरण है और शायद कई अन्य ग्रंथों का भी। और जो एक भोजराज की भोजशाला थी जहाँ कुछ मंदिर मस्जिद विवाद भी चलता रहता है, तो उसके दीवारों पर भी ये अंकित मिला। वो दीवारें उलट करके लगा दी गई थी, तो गिरने पर एक आध दीवार खुली, उसमें यह था। बहरहाल तो ये श्लोक में पढ़ देता हूँ, तात्पर्य बता दो। अच्छिन्न मेखल बलब्ध दृढ़ोपगूढ़ बप्राप्त चुंबनमवीक्षित वक्त्रकांति कांता विविश्र वपुषः कृत विप्रलंभ संभोग सख्य विवपातु वपुः पुरारे। इस अर्धनारीश्वर रूप की, यह अर्धनारीश्वर रूप आपकी रक्षा करे। इसकी खूबियाँ क्या हैं? इसकी खूबियाँ ये हैं कि ये जैसे इसमें एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखा जा सकता। यह संभव नहीं है कि जो उस अर्धनारीश्वर में जो मेल कंपोनेंट है और जो फीमेल कंपोनेंट है वो दोनों एक दूसरे का मुंह देख सकें।
क्योंकि वो एक ही में आधे आधे हैं, घुमा करके नहीं देख सकते। और इसके अलावा उसमें बहुत सी चीज़ें नहीं हो सकती, करधनी ढीली नहीं की जा सकती, आदि आदि। तो इन चीज़ों के न होने के नाते उसमें विप्रलंभ श्रृंगार है, चूंकि इनकी संभावना नहीं है। एक फिजिकल कांटेक्ट में जितनी भी चीज़ें संभव होती हैं वो सब एक एक करके उसमें निगेट की गई हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, चुंबन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वगैरह वगैरह। तो विप्रलंभ श्रृंगार है। लेकिन चूंकि शरीर मिले हुए हैं इसलिए उसे हमें संयोग श्रृंगार या संभोग श्रृंगार जो दूसरा कंपोनेंट है वह भी कहना ही पड़ेगा। तो ये एक यूनिक इंस्टेंस है जिसमें श्रृंगार के दोनों सब डिविजन्स एक में मिले हुए हैं इनसेपरेबल फैशन में। यानी ये नहीं कि मतलब जो मेल कंपोनेंट और फीमेल कंपोनेंट है वो ही दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं, नहीं। श्रृंगार का जो विप्रलंभ और संयोग पक्ष है वो दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं, उनका सख्य हो गया है, साथ में उनकी दोस्ती है, इनसेपरेबल सखा है वो। तो ये श्रृंगार रस का श्लोक माना जाता है। और जैसा मैंने कहा कि ये श्रृंगार रस जो है वो प्योरली हेट्रोसेक्सुअल लव के लिए है। ये श्रृंगार प्रकाश में है। हाँ, श्रृंगार प्रकाश में। कुछ अन्य ग्रंथों में भी है, ये उसका मंगलाचरण टाइप है। चित्तन कवि के नाम से भी मिलता है, जो उनके दरबारी कवि थे सुभाषित ग्रंथों में, लेकिन ये उसका है। खैर, जो लीजेंड्स में जो शायद इसमें रेलिवेंट है, स्प्लिट पर्सनालिटी या जो भी आप कहना चाहें, उसके उदाहरण कुछ दूसरे हैं। जैसे एक कहानी है योग वासिष्ठ में चूड़ाला की। तो उसने अपने पति को ज्ञान का उपदेश दिया, वैराग्य का वगैरह वगैरह। चूड़ाला और शिक्षित ध्वज की कथा है, योग वासिष्ठ के उत्तरार्ध में आती है। तो उसने बीच में कुछ समय के लिए ऐसा किया था कि वह योग बल से पुरुष बन गई और उनके साथ, शिक्षित ध्वज के साथ उसने दोस्ती कायम की। और फिर उसने अपनी पर्सनालिटी को इस तरह से स्प्लिट किया कि दिन में पुरुष के रूप में रहती थी, रात में स्त्री के रूप में रहती थी। फिर उसने प्रपोज किया कि हम लोग विवाह कर लें इस जंगल में, और कौन है वगैरह वगैरह। तो ये कुछ स्प्लिट पर्सनालिटीज़ के, स्प्लिट पर्सनालिटीज़ तो नहीं कहना चाहिए, स्प्लिट सेक्सुअलिटी भी कह सकते हैं, या कुछ भी कहिए। मतलब उसमें एक ही व्यक्ति में दो चीज़ों का साइमल्टेनियस नहीं, समय समय पर निवास। और वो जो सुबह ये बात हो रही थी कि जेंडर एक कॉन्स्ट्रक्शन है, जूडिस बटलर का सिद्धांत, तो उसको डिस्कस करने के लिए, इलस्ट्रेट करने के लिए मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन डिस्कस करने के लिए ये उदाहरण ऋष्यशृंग ऋषि का शायद कुछ काम आएगा। जैसा आप लोगों को मालूम है कि इनको यज्ञ करवाने की जब महाराज दशरथ को आवश्यकता हुई पुत्र प्राप्त करने के लिए, तो उनको एक यज्ञ कराने वाला आचार्य चाहिए था। और यह हुआ कि ऋष्यशृंग के अलावा कोई इसको नहीं करा सकता। ऋष्यशृंग को कैसे बुलाया जाएगा? उनको मतलब गार्हस्थ्य की तरफ प्रेरित करना था ऋष्यशृंग को। ऋष्यशृंग ने बचपन से लेकर जवानी तक कभी भी किसी स्त्री की सूरत नहीं देखी। उनको पता नहीं था कि स्त्री नाम की कोई चीज़ होती है। तो किस तरह से वो फिर अप्सराएँ गईं और उनको एक यह जानकारी हुई कि देयर एग्जिस्ट ए फेमिनिन जेंडर,
लेकिन उनकी कंडीशनिंग ऐसी थी कि एक सर्टेन एज तक उनको यह पता नहीं था कि वो मैस्कुलिन जेंडर या फेमिनिन जेंडर नाम की कोई चीज़ भी है, यानी उनसे भिन्न भी उनकी तरह के लोगों से भिन्न भी संसार में कोई लोग हैं, ऐसी जानकारी उनको नहीं थी। वो क्या ये पता था? नहीं, not as a gendered identity. He did not know that he is masculine and there are others who are not masculine या मेल, जो भी कहिए आप। संस्कृत में जेंडर और सेक्स के लिए अलग अलग शब्द नहीं है, तो ये थोड़ा। तो इन सब चीज़ों में मैं मतलब अगर उलझने लगा तो मैं अपनी बात कह नहीं पाऊँगा, इसलिए मैं इसको यहीं रोकता हूँ। चूँकि सुबह यह बात आई थी तो मैंने थोड़ा सा स्ट्रेट करना सीखा। एक बात यह भी आई थी कि हिंदी में जेंडर का क्या है। मेरे अपने हिसाब से हिंदी में जेंडर नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर कोई बहस इसको लेकर के नहीं करने वाला हूँ। यहाँ हमें सिर्फ ये एक्सप्लेन करना है कि ये करता है, करती है, ये कैसे होता है, जाता है, जाती है, आदि आदि। तो इसके लिए ये आया तो संस्कृत से ही है, कैसे आया है ये डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। धातुओं की दो अवस्थाएं मानी गई, यानी वर्ब जो है वो दो स्टेजेस का है। तो एक साध्यावस्था और एक सिद्धावस्था। अब इसको आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साध्यावस्था सिद्धावस्था से मत मिलाइएगा, वो एक बिल्कुल ही दूसरी चीज़ है। तो धातुओं की साध्यावस्था ये है कि जैसे मान लीजिए आपने कहा कि देवदत्त भात पका रहा है। संस्कृत में सारे उदाहरण भात के हैं, ये लोग रोटी वोटी नहीं खाते थे, ये भी समझना। और देवदत्त ही हर काम में आता है, ये भी है। तो बहरहाल देवदत्त अगर भात पका रहा है तो इसमें सारी चीज़ें शामिल हैं, वो लकड़ी जलाना और फिर बटलोई में उसके पहले चावल धोना, एट्सेट्रा एट्सेट्रा सारे काम। तो ये सारा जो है ये व्यापार कहलाता है। और फल वो है जो भात जब तैयार हो जाएगा तो पकाता है। इसमें साध्यावस्था तब तक है जब तक वह पका रहा है। जब वह पका चुका तब उसने जो चीज़ तैयार की वह है पाक, यानी पका हुआ पदार्थ। और यह उस धातु की सिद्धावस्था है। पचत ये साध्यावस्था है, पका रहा है। और पाक पकाया, पकाया हुआ, जो भी कहिए आप इसे, वो सिद्धावस्था है। तो सिद्धावस्था में यानी उसका जो भाव है, पकाने का भाव, उस सिद्धावस्था में पतंजलि का कहना है कि ये द्रव्य की तरह से प्रकाशित होता है। द्रव्य की तरह से प्रकाशित होता है का मतलब एज ए फिजिकल ऑब्जेक्ट, मतलब एक ऑब्जेक्ट के तौर पर प्रकाशित होता है। द्रव्य मतलब बॉडी, इंडिविजुअल, लेट अस से इंडिविजुअल। बेसिकली यहाँ पर आशय उससे है जिसमें कि तमाम तरह के सो कॉल्ड सुबंत प्रक्रियाएं लगती हैं। जैसे बालक, बालको, बालका, एक बालक, दो बालक, तीन बालक, जा रहे हैं, आ रहे हैं, ये सब लगते हैं। तो इसमें जेंडर भी है। स्त्रीलिंग में कैसे रूप चलेगा, पुल्लिंग में कैसे रूप चलेगा, नपुंसक लिंग में कैसे रूप चलेगा, ये सब डिस्कशन है। लेकिन पठत पढ़ रहा है, इसमें जेंडर नहीं है। बालका पठत, बालिका पठत, कुछ भी है। तो साध्यावस्था जब तक होती है उसमें जेंडर नहीं रहता, क्योंकि वो द्रव्य नहीं है, वो क्रिया है। ये आर्गुमेंट है। सिद्धावस्था में
वह द्रव्य की तरह से प्रकाशित होता है, टू यूज हिज वर्ड्स, और तब उसमें आपको प्रत्यय सारे लगाने की छूट है। तब वो उस तरह से हो गया जैसे कि अन्य प्रातिपदिक हैं, द्रव्य हैं, तब उसमें सुबंत प्रक्रियाएं होंगी। तो यह सवाल उठेगा कि पाक जो है उसका स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या क्या होगा, तो कौन सा प्रत्यय लगेगा, इस पर अलग अलग ऑर्डर्स हैं। और इसमें एक तिन प्रत्यय लगा हुआ है, लेकिन एक तिन स्त्री प्रत्यय नहीं है, ये मैं सुबह भी बात कर चुका हूँ। अब इसमें जो देखने की बात है इस भाव वाले में, ये भाव क्या चीज़ है, होना। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि ये चीज़ दरअसल प्रवृत्ति निमित्त के अर्थ में यहाँ इस्तेमाल हुई है। अब यहाँ जाहिर है कि फिर ये बताना ज़रूरी होगा कि ये प्रवृत्ति निमित्त क्या है। तो प्रत्येक शब्द में सिद्धांत यह है कि एक प्रवृत्ति होती है अर्थ को बताने की। जैसे मान लीजिए गो शब्द है, गाय, तो उसमें कोई चीज़ है जिसके नाते हम उसे गाय कहते हैं। वह चीज़ क्या है? तो अगर उसमें वह चीज़ न रहे तो कोई भी उसे गाय नहीं कहेगा। वही प्रवृत्ति है, और उसका जो निमित्त होगा उसी को प्रवृत्ति निमित्त कहेंगे। उसका जो निमित्त होगा से मतलब ये है कि जिस माध्यम से वह बताया जाएगा। मैं एक सेकंड वो रेलिवेंट पेज निकाल लेता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। तो एक तो यह है कि अच्छा रुकिए, मैं स्वार्थ पर थोड़ा बाद में आता हूँ। अगर मैं उसका तो और प्रवृत्ति निवृत्त को भी मैं फिर अभी छोड़ता ही हूँ, बीच में ले आऊँगा। अभी मैं कहीं और से कोई चीज़ उठा रहा हूँ। और सुबह क्या क्या आया था? चलिए, लेट अस गो टू द बेसिक डिस्कशंस जिनको कवर करना ज़रूरी है। तो हम स्त्री प्रत्यय का नाम मैं सुबह से 2-3 बार ले चुका, अभी तक बताया नहीं कि क्या है। पहले इसके अधिकार सूत्र पर बात करते हैं। यानी कुल मान लीजिए 70-80 सूत्र होंगे, तो अष्टाध्यायी में पहला है स्त्रियाम। इसमें ये प्रत्यय लगेंगे, स्त्री में इतने प्रत्यय लगेंगे, और वो प्रकरण कुछ दूर तक है। तो ये अधिकार सूत्र है। जब स्त्रीत्व बताने की विवक्षा हो तो ये सफिक्सेस लगाए जाएंगे। तो पतंजलि ने पूछा
है सवाल, पहला उनका जो इस सूत्र पर जो उनकी बातचीत है, जो भाषण है, उनका कहना है कि पहला सवाल है का स्त्री, स्त्री है क्या। ये नहीं पूछा कि स्त्रियाम तो सप्तमी में था, सूत्र है स्त्री में, तो पूछना चाहिए था कस्याम स्त्रियाम, किस स्त्री में, ये नहीं पूछा। उनका सवाल ये है कि स्त्री का मतलब क्या है, जिस पर उन्होंने जो चीज़ें कही हैं उसमें से कुछ एक आध वाक्य मैंने सुबह कहा होगा, लेकिन जो उनका मुख्य है वो श्लोकों को मैं छोड़ता हूँ, हालांकि पहला शायद ज़रूरी है। स्तन केशवती स्त्री स्याल लोभशः पुरुषः स्मृतः, बिल्कुल बेसिक से उन्होंने शुरू किया कि कुछ जो शारीरिक लक्षण हैं, तो ये शारीरिक लक्षण जिसमें मिलें वो स्त्री है, और ये शारीरिक लक्षण जिसमें मिलें वो पुरुष है। और जब इन लक्षणों में से कोई भी न मिले या दो के दोनों ही दिखाई दें, तो ऐसी स्थिति में नपुंसक कहा जाएगा। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, बिल्कुल ही मतलब जो फिजिकल लेवल पर इसको ले जाते हुए। तो अब इसमें जो पहला ऑब्जेक्शन है, पहले इन लक्षणों में से एक का नाम लेना ज़रूरी होगा, केश, बाल। जिसके बाल हों, मतलब स्त्री के लक्षणों में से है, तो उसके कुछ और भी अर्थ हैं, लेकिन जो प्रकट अर्थ है बाल, जिसको सभी लोग जानते हैं, हेयर, वो भी है। दूसरा अर्थ जो है उसको हम यहाँ नहीं डिस्कस कर रहे हैं, दैट्स ए बायोलॉजिकल स्टेटमेंट, लेकिन ये एक तरह से सोशो कल्चरल स्टेटमेंट है, जिसको कि मैं इसलिए भी प्लेस करना चाहता हूँ कि ऑलमोस्ट प्रत्येक कल्चर में ये एसोसिएशन मौजूद है। यानी बेसिकली ये स्टेटमेंट क्या कहता है कि ए वुमन विल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय हर हेयर। तो फेमिनिटी को इस चीज़ से यहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया है। संस्कृत में इसका क्या इस्तेमाल हुआ, इस पर मैं बाद में आता हूँ, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो एक जो हिजाब का कंसेप्ट है, अगर आपने कुछ अखबारों में इस बारे में पढ़ा हो, बीच में बहुत आता रहता है कि वो फ्रांस में हिजाब पहनना मना हो गया या नहीं मना हुआ वगैरह वगैरह, रिलीजियस ऑर्डर है। उसमें मुख्य जो है वो बालों को ही छिपाना है, चेहरे पर उतना जोर बाहर नहीं है। चादर से काम चल जाएगा, लेकिन बालों को छिपाना बहुत ज़रूरी है। और एक 19वीं शताब्दी में उर्दू साहित्य में एक बहुत ख़राब गाली औरतों के लिए प्रचलित होती थी, गेसु बुरीदा, मतलब बाल कटे हुए जिसके हैं। ये एक बहुत ही भर्त्सना का शब्द माना जाता था। अभी भी कुछ परकटी वगैरह इस्तेमाल होता रहता है। यहाँ जो संस्कृत में मेजर कल्चरल इंटरवेंशन है केश का, वो नाट्यशास्त्र में है। और मैं गोविंद प्रसाद जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कुछ देर पहले उन्होंने मुझे ध्यान दिलाया कि इस पर भी ज़रा बात कीजिए। तो नाट्यशास्त्र में बहुत सारी वृत्तियाँ हैं, 4 हैं। नाटक पूरा नहीं हो रहा था स्त्रियों के बिना, नाटक का कंसेप्ट। तो ब्रह्मा जी के पास वो गए कि वो बाकी सबके लिए तो हमारे पास है, कैशिकी वृत्ति का हम क्या करेंगे।
कैशिकी वृत्ति का अभिनय कैसे होगा, क्योंकि स्त्रियां नहीं हैं, तो उन्होंने अप्सराओं की सृष्टि की। ये लीजेंड है उसमें। ये कैशिकी वृत्ति जो है ये केश से ही बना हुआ है, तो ये एक फेमिनिटी का साइन काफ़ी पहले से चला आ रहा है। और इंसिडेंटली मैं एक इंफॉर्मेशन जो दे दूं उसको डिस्कस नहीं करूंगा कि कैशिकी वृत्ति वैसे तो म्यूज़िक और डांस और कोमलता वगैरह वगैरह से सब एसोसिएटेड है, लेकिन चतुर्भाणी ये 4 नाटकों का संग्रह है, छोटे छोटे, जो कि प्रहसन और इस तरह के कैटेगरी में आते हैं। लेकिन उसमें एक जगह कैशिकी का अर्थ मतलब इस आशय में प्रयोग है कि वह कैशिकी वृत्ति का आश्रय ले रही है, अर्थात वह रो रही है, रोते हुए रो रही है। तो इस पर मैं एक आध जगह कुछ शायद कह चुका हूँ, लेकिन इसमें भी मैं इसको ले आऊँगा, बट आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इट फर्दर। तो ये एक कल्चरल उसका है एस्पेक्ट जो कई तरह से है। अब इधर खैर आइए, तो इसमें ये आगे जो उन्होंने डिस्कस किया कि ये जो आप फिजिकल चीज़ें बता रहे हैं, ये चीज़ें कहाँ मिलेंगी? जैसे खट्टवा है हिंदी में चारपाई, तो ये स्त्रीलिंग में इस्तेमाल होता है, तो इसको हम कैसे मतलब देखें, कैसे बताएं क्या है? इसमें कौन से साइंस ऐसे हैं जिसके आधार पर हम यह कह सकें कि यह शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? क्योंकि ये जो ऊपर बताए गए ये तो है नहीं। पेड़ पुल्लिंग है, वृक्ष कैसे है? उसमें आप कहाँ से ये साइंस ले आएंगे? तो अब अल्टरनेटिव क्या है? तो एक पक्ष यह सामने आता है, हाँ, और एक और एग्जाम्पल है, वो भी सिग्निफिकेंट है, कि जो भ्रकुंस है, जिसका नाम शायद मैंने ऊपर पहले सुबह लिया था, स्त्री वेशधारी नट, तो उसको आप देखते हर समय स्त्री के रूप में ही हैं। यह आप कैसे जानते हैं? मतलब शब्द भ्रकुंस पुल्लिंग में क्यों प्रयोग हुआ? इसका मतलब ये है कि ये जो कुछ लक्षणों के आधार पर, कुछ शारीरिक विशेषताओं के आधार पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का निर्धारण करने का आर्गुमेंट था, वो सही नहीं है। क्योंकि अच्छा, फिर एक बीच में चीज़ आती है कि विस्तार के आधार पर, आकार के आधार पर स्त्रीलिंग या पुल्लिंग हो सकता है। जैसे अरण्यानी है शब्द, अरण्य, अरण्य का मतलब जो मूल तात्पर्य है, मूल है, वह तो है कि जहाँ पानी न मिले, जंगल के अर्थ में है। और एग्जैक्ट काउंटर पार्ट इसका एक जो पर्शियन में है, सहरा,
रेगिस्तान के लिए भी और जंगल के लिए भी, वन के लिए भी। तो अरण्यानी कहेंगे तब जब बहुत बड़ा जंगल हो। छोटा जंगल होगा तो अरण्य, बड़ा जंगल होगा तो अरण्यानी। कम बर्फ हो तो हिम, ज़्यादा हो तो हिमानी। ऐसे कुछ शब्द हैं। तो उन्होंने कहा कि यह कैसे पता कि इसमें स्त्रीत्व तो आ जाए अरण्यानी में। बड़े होने में, छोटे होने में आकार के कौन से ऐसे चिन्ह हैं जिनके आधार पर आप यह कह सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली ऑब्जर्वेशनल सिद्धांत जो है वो काम नहीं करेगा। आप बॉडी को देख करके स्त्रीलिंग या पुल्लिंग नहीं बता सकते। तो मैं थोड़ा सा लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूँ। बिफोर प्रोसीडिंग मैं फर्दर, मैं आपको यह याद दिलाना चाहता हूँ कि जूडिथ बटलर का यहाँ पर एक सिद्धांत यह है, उनकी किताब है बॉडीज दैट मैटर, कि जिस तरह से जेंडर एक कॉन्स्ट्रक्शन है, उस तरह से बॉडी पार्ट्स के तमाम फंक्शंस भी कॉन्स्ट्रक्शंस ही हैं। किस अंग से कौन सा काम लेना है, ये एक कॉन्स्ट्रक्शन है। और इसकी पृष्ठभूमि जो है, यद्यपि मैं उस पर यहाँ बात नहीं करूँगा, लेकिन वो दिलचस्प है और मैं कोशिश करूँगा कि उसका कुछ अन्य विशेषज्ञों से परामर्श करके उसको ले आऊँ इसमें। एक सवाल यह उठता है कि बच्चा जिस वक्त शीशे में देख रहा है अपना प्रतिबिंब, तो वह कैसे यह जानता है कि यह मेरा प्रतिबिंब है। एकदम शुरू में ना सही, बाद में धीरे धीरे पहचानने लगता है। करीब 1.5 वर्ष। हाँ, ये फ्राइडियन थ्योरी। नहीं नहीं, हाँ, आज का हर जगह बाहर बच्चा। अच्छा Actual। अच्छा। अब इसमें ये विषय मूलतः इन्हीं का है, लेकिन टंग इन चीक में कुछ इसमें, लेकिन लाकानियन थ्योरी ये है कि वह अपने को मिरर में जब देख रहा है तो एक एक्सटर्नल बॉडी के रूप में वह उसको देखता है। यानी वो ये नहीं देखता कि यह मेरा ही शरीर है, वह एक इमेजिनरी बॉडी, ये इमेज से ही इमेजिनरी शब्द ये है, तो वो एक इमेजिनरी बॉडी है और वो एक कॉन्स्ट्रक्शन है। और फिर जूडिथ बटलर ने ये सोचा कि ये कुछ एसोसिएशंस हैं कल्चरल, जो आपको ये बताते हैं कि इस हाथ से, मतलब इस शरीर के इस अंग से ये काम लिए जा सकते हैं या लेने चाहिए। और ये मतलब कोई रूल नहीं है, कंपल्शन नहीं है, यू लर्न। जैसे आपको दाहिने हाथ से खाना चाहिए टाइप, कुछ और चीज़ें हैं, मैं डिटेल में यहाँ जाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। लेकिन बात सिर्फ यह है, रेलेवेंस उसका यहाँ पर यह है कि जो शरीर के मतलब विविध अंग हैं, उनकी पहचान को आप जेंडर से
जोड़ेंगे या यूँ कह लीजिए कि उन तक सीमित रखेंगे तो आपके सामने कुछ समस्याएं पैदा होंगी जिनको हल मतलब जो जूडिस बटलर जैसे लोग खड़े करेंगे। उनका एक लेख है, बाद में इसी किताब में शामिल हुआ एक चैप्टर के रूप में, द लेस्बियन फैलस। एनीवे, तो मैं पतंजलि को लेकर के फिर आगे बढ़ता हूँ। तो हम शायद चारपाई तक पहुँच गए थे। चारपाई में आखिर क्या पहचान है कि ये स्त्रीलिंग है खट्वा, या वृक्ष में क्या पहचान है कि ये पुल्लिंग है। तब एक पक्ष यह आया कि जिसको आप ज्ञान कह रहे हैं कि हमें ऐसा देख करके यह ज्ञान हो गया कि ये स्त्री है, या ऐसा देख करके यह ज्ञान हो गया कि यह पुल्लिंग है, यह भ्रम है, असत ज्ञान है। तो भाषा सत ज्ञान को भी प्रकट करने का माध्यम है और असत ज्ञान को प्रकट करने का भी माध्यम है। जिस ज्ञान की सत्ता है उसको भी प्रकट करने का माध्यम भाषा ही है, और जिस ज्ञान की सत्ता नहीं है उसको भी प्रकट करने का माध्यम सत्ता ही है। तो इस पक्ष के अनुसार बात यह सामने आती है कि लिंग जो है, जेंडर, ये दरअसल उस तरह का ज्ञान है जैसे आपको मृगतृष्णा में, मरीचिका में जल का ज्ञान होता है। वहाँ पानी नहीं है, फिर भी आपको लगता है कि पानी है और आप दौड़े हुए जाते हैं। तो जेंडर जो है ये एक नॉन एग्जिस्टेंट चीज़ है। जैसे आसमान में आपको कभी एक शहर दिखाई दे सकता है, इसकी सत्ता नहीं है। So it doesn't exist anywhere except in your cognition. ये एक पोजीशन है। ये एक अलग बात है कि पतंजलि ने इसको स्वीकार नहीं किया, but it is worth thinking about. फिर ये हुआ कि कुछ अन्य पक्ष भी हैं कि जैसे सूर्य की गति है, तो आज चूँकि साइंस वाइंस बहुत पढ़ाया जा रहा है, तो सूर्य की गति मत कहिए, पृथ्वी की गति कह लीजिए। ये आपको कैसे पता कि पृथ्वी चलती है? यानी उन्होंने तो ये बताया है कि जैसे आपको यह पता है कि सूर्य चलता है, तो पूरब से पश्चिम जा रहा है सूर्य, और वैसे मैं यह भी आपसे निवेदन कर दूं कि इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है कि सूर्य चल रहा है या पृथ्वी चल रही है, ये रिलेटिव मूवमेंट्स हैं। सो बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा सिग्निफिकेंट देने की ज़रूरत इसको नहीं है। एनीवे, तो जिस तरह से आप सूर्य के चलने का पता लगाते हैं, उसी तरह से आप जेंडर का भी पता लगाते हैं। या आपको ये कैसे पता कि ये आसमान में जो टिमटिमाते हैं ये तारे ही हैं, मतलब ग्रह नक्षत्र तारे ये यही हैं, ये कैसे पता लगा? आज भी क्या होता है, अगर आपको कोई कहे कि पृथ्वी गोल है, इसको साबित करिए, तो आप कैसे कर पाएंगे सिवाय इसके कि किताब में लिखा हुआ आर्गूमेंट दोहरा दें। देखने में तो सारी की सारी
चपटी लगती है। तो ये जो है ज्ञान, ये जिन तरीकों से भी ऐसे ज्ञान आपको होते हैं, उन्हीं तरीकों से आपको जेंडर का भी ज्ञान होता है। बेसिकली दो पक्ष हो गए, या तो यह है नहीं, और या फिर अगर यह है तो कोई दूसरा आपको बता रहा है जिस पर आप भरोसा करते हैं। ये सच बोलते होंगे, साइंटिस्ट लोग सच बोलते होंगे, यही मान के तो आप बहुत सारी चीज़ें स्वीकार करते हैं। पृथ्वी गोल है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, वगैरह वगैरह, ये सब बातें आप कैसे जानते हैं? न्यूटन ने कहा, कोपरनिकस ने कहा, यही सब है। तो एक आप्त वचन हो गया और एक हो गया ये भ्रम। तीसरा पक्ष इसमें यह है कि आप उसमें इसको यूँ मान करके चलिए कि कोई चीज़ है जो कपड़े से छिपी हुई है, आपको नहीं दिखाई देती, लेकिन आपको नहीं दिखाई देती इसका यह मतलब नहीं है कि वो है नहीं। तो वह ढका हुआ है। जिन लोगों के पास ज्ञान है वो या तो उसे देख पाएंगे और उनका कहना आपको मानना होगा, या इसका दूसरा पक्ष यह है कि उसके अस्तित्व से आप मना नहीं कर सकते हैं। उसको कैसे डिस्कवर करेंगे या कैसे स्वीकार करेंगे, यह एक अलग सवाल है। तो जैसे आप आसमान को स्वीकार करते हैं, यानी आसमान की सत्ता, हम कहते हैं आसमान में तारे हैं, तो यहाँ पर आसमान कोई चीज़ है, इसके लिए हमारे पास एकमात्र आधार ये है कि तारे वहाँ हैं। आसमान तो कुछ दिखाई नहीं देता और साबित भी नहीं कर सकते, लेकिन तारे दिखाई देते हैं। तो वे कहाँ हैं? वे कहीं न कहीं हैं। तो वे जहाँ भी हैं उसका नाम आसमान है। ये हमारी लिंग्विस्टिक लॉजिक इंटरनली होती है। तो खैर, अब ये इसमें भीतर भीतर बहुत सारे डिस्कशंस हैं, मैं सिर्फ लिस्ट दे रहा हूँ। फाइनली उन्होंने यह कहा कि इन सब चीज़ों से काम नहीं चलने वाला है, तो एक आपको ग्रामेटिकल जेंडर अपनी थियरी के हिसाब से बनाना पड़ेगा। ये सब नहीं चलने वाला है कि ये शरीर में यह है या यह भ्रम है या यह सब है। यानी किसी दूसरे सिद्धांत के अनुसार आपको नहीं चलना है। आपको व्याकरण के नियम से यह बताना पड़ेगा और उसी को स्वीकार करना पड़ेगा। यू हैव टू हैव ए थियरी ऑफ योर ओन। तब वह उस व्युत्पत्ति पर आए हैं जिसकी मैंने सुबह चर्चा की है। संस्त्याने स्त्यायते ड्रट स्त्री सूते सब प्रसव हे पुमान। संस्त्यान के नाते उसको स्त्री कहते हैं और प्रसव के नाते उसे पुरुष कहते हैं। ये जो प्रसव है, ये इसको हिंदी के अर्थ में उस तरह से न लीजिए। तो सामान्यतया तो हिंदी में हम प्रसव का व्यवहार स्त्री के ही संदर्भ में करेंगे, लेकिन वहाँ पर इसका सिर्फ मतलब ये है कि द एक्टर हु इज़ गिविंग राइज टू
ए प्रोजिनी। तो वो एक्टर उन्होंने माना कि पुरुष है, मतलब जनरेटिंग एक्टर। और जहाँ पर गर्भ का निधान होता है वो सुबह ही मैं कह चुका, वो संस्थान है, छिपाया जाता है, इसलिए उसको स्त्री कहते हैं। तो यह ग्रामेटिकल थियरी है, ठीक है। ये हम अगर मान लेते हैं तो इसके आगे जो प्रश्न उठते हैं उनकी चर्चा है। अगर ये व्युत्पत्तियां स्वीकार की जाती हैं तो एक लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस ये बनता है कि स्त्री उस जगह पर है एज ए जेंडर जहाँ पर कि व्याकरण में अधिकरण कारक है। क्योंकि व्युत्पत्ति यह दी गई थी कि संस्थाने स्त्यायते, मतलब गर्भम आदत्ते, छिपाया जाता है, स्त्यायते गर्भ अस्मिन् अस्याम, इसमें गर्भ छिपाते हैं, इसलिए इसको हम स्त्री कहते हैं। तो ये में जो आया ये अधिकरण कारक हुआ, सप्तमी विभक्ति। और यह जो उपमान है सूते, इसके साथ वर्ब आता है, ये कर्ता हो गया। ये लॉजिक बना। मैं यहाँ सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि यहाँ से दो चीज़ों को हमें याद कर लेना पड़ेगा। इसका यह मतलब नहीं है कि मैं इसी समय उन दोनों का समाधान या पूरी डिबेट सामने रखूँगा। वे दोनों चीज़ें मैं सुबह कह चुका हूँ। ये तो पतंजलि की व्युत्पत्ति थी। रादर ये श्लोक पुराने हैं, पतंजलि के पहले से चले आ रहे हैं। यह व्युत्पत्ति भी उनसे पहले की चली आ रही है। ही हैज़ एक्चुअली कमेंटेड ऑन देम, एक्सेप्टिंग दैट पोजीशन कि ये ग्रामेटिकल जेंडर का ये कंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पर एक चीज़ तो हम ये याद कर लें कि इससे भी पहले यास्क की व्युत्पत्ति जो थी, जिसका मैंने उल्लेख मॉर्निंग में किया कि लजाती है इसलिए स्त्री है, तो उसमें तो अपत्र, मतलब जो वर्ब आता है उसके हिसाब से स्त्री इसलिए स्त्री है कि वो लजाती है, तो वो करता है। तो ये अधिकरण कारक का तर्क तो वहाँ समाप्त है, यानी स्त्री वहाँ पर करता है। और इसी से वो भी जुड़ेगा, वेदर देयर इज ए डूअर बिहाइंड द एक्ट और द एक्ट, जो जूडिस बटलर वाली बात मैंने कही थी। लेकिन खैर अभी मैं सिर्फ वो रिपोर्ट करूं जो उन्होंने कहा। तो उन्होंने कहा कि ये अधिकरण है स्त्री और ये पुरुष, उपमान जो है ये करता है। यहाँ पर एक चीज़ और भी है जो कुछ सांख्य दर्शन वगैरह का प्रसंग यहाँ आता है इस पूरे डिस्कशन में, जो भोक्ता और भोग्या को लेकर के डिस्कशन है। तो वो डायरेक्टली चूँकि महाभाष्य में ये चीज़ें नहीं हैं, इसलिए मैं उनको यहाँ अभी छोड़ता हूँ। उसके लिए कुछ जाना पड़ेगा अन्य जगहों पर।
अच्छा खैर, तो कर्ता का क्या मतलब हुआ? जो सूत्र है वो कहता है स्वतंत्र है कर्ता, कर्ता स्वतंत्र है। तो ये स्वतंत्र का क्या मतलब? इसको फिलोसॉफिकली तो खैर अभिनव गुप्त ने स्वातंत्र दर्शन में इसकी एक व्याख्या दी है जो कि कुछ हद तक यहाँ भी रेलेवेंट होगी, लेकिन फिलहाल स्ट्रिक्टली विद इन द कन्फाइंस ऑफ ग्रामर कर्ता को स्वतंत्र इसलिए कहते हैं कि उसको अन्य कारकों की अपेक्षा नहीं है। यानी देवदत्त सो रहा है तो इसमें आपका काम कर्म के बिना चल गया, लेकिन देवदत्त के बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर सो रहा है कोई भी तो वह कौन है, इसके बिना क्रिया नहीं होगी। तो कर्म के बिना हो सकता है, संप्रदान के बिना हो सकता है, अपादान के बिना हो सकता है, आदि आदि, लेकिन कर्ता के बिना हो नहीं सकता। कर्ता को किसी की विवेक्षा नहीं है, विवक्षा नहीं है, अपेक्षा नहीं है। ही इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर कारक, तो इसलिए उसको कर्ता कहते हैं। अब क्या विवक्षा हो सकती है, बताने की इच्छा कौन सी हो सकती है? क्योंकि प्रयोग सारे मिलते हैं। देवदत्त पचत, देवदत्त पका रहा है भोजन, स्थाली पचत, बटलोई पका रही है, काष्ठानी पचंत, लकड़ियाँ पका रही हैं, जो चूल्हे की लकड़ियाँ हैं, और अग्नि पचत, आग पका रही है। तो ये सारे ही लोग करता हैं क्या? तो एक क्रिया के तो चार कर्ता नहीं हो सकते। तो इसके लिए यहीं पर विवक्षा का सवाल है कि किसी भी क्रिया में जिस पक्ष की विवक्षा हो, जिस चीज़ को बताना हो प्रोमिनेंस के तौर पर, उसी को आप कर्ता कहेंगे। अगर आपको देवदत्त को इम्पोर्टेंस देनी है तब आप देवदत्त को कर्ता के रूप में लाएंगे। अगर आप यह कहेंगे कि ये बटलोई में पक रहा है, मिट्टी के बर्तन में नहीं है, तो आप थाली को कर्ता बनाएंगे। दैट काइंड ऑफ थिंग। ये शेड्स हैं मीनिंग के। तो जैसे आज के ज़माने में इलस्ट्रेट करना ज़्यादा आसान है कि साहब भगोने में बन रहा है कि प्रेशर में, मतलब कौन बना रहा है टाइप, कर्ता में कर लीजिए। गैस से गैस पका रही है या वगैरह वगैरह। तो ये भी विवक्षा हुई। तो अब यह जो स्वतंत्रता है, इसकी टेक्निकल डिफिनीशन ये है कि धातु का जो अर्थ है, अर्थात फलानुकूल व्यापार का आश्रय। फल और व्यापार ये पहले भी आ चुका था कि व्यापार यह है जो चूल्हे में आग जलाना वगैरह है, फल यह है जो भोजन पक गया। तो जिस भी व्यापार के कई अंग हो सकते हैं, जिस व्यापार की प्रधानता विवक्षित होगी उसके अनुसार कर्ता होगा। अब अधिकरण पर आते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है। तो आध्रियन्ते यस्मिन् इति आधारः। तो ये यानी सूत्र तो सिर्फ यह है कि आधारोधिकरणम, आधार को अधिकरण कहेंगे। तो अब जाहिर है कि आप सवाल उठाएंगे किस चीज़ का आधार, किस चीज़ का आधार? तो वाक्य चूंकि क्रिया पर बनता है तो क्रिया का जो आधार होगा वही अधिकरण कहलाएगा, दूसरा कुछ संभव नहीं है। तो क्रिया का व्यापार जो है, जैसे मान लीजिए खाना पक रहा है तो इसका जो व्यापार है वो तो कर्ता में है। देवदत्त है जो कि लकड़ियाँ ला रहा है, आग जला रहा है वगैरह वगैरह, ये व्यापार है। और उसका फल जो है वो उसके कर्म में है।
यानी देवदत्त वो भात पका रहा है, भात कर्म हुआ, देवदत्त करता हुआ। तो क्रिया के जो दो अंश हैं, एक व्यापार और एक फल, तो व्यापार देवदत्त में चला गया और फल चला गया इसमें आपके पके हुए चावल में। तो जो अधिकरण है वो क्या, तो अब तो बचा, क्रिया में कुछ बचा ही नहीं। दो ही पार्ट से, दोनों के अलग अलग कारक हैं, एक कर्ता में गया एक कर्म में गया, तो क्या यही दोनों अधिकरण कहलाएंगे? क्या अधिकरण का मतलब हुआ कर्ता और अकर्म? तो ये तो हो नहीं सकता। तो उन्होंने इसका यह जवाब दिया है कि नहीं, ऐसा नहीं है। भर्तृहर का वाक्य है असाक्षात धारयत क्रियाम, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। यानी देवदत्त चटाई पर बैठा है, तो बैठा तो देवदत्त है, लेकिन बैठना क्रिया है, इसका कोई कर्म नहीं है, कर्ता ही है। तो इसका व्यापार और फल जो भी कहिए वो कोलैप्स हो करके देवदत्त में आया, और देवदत्त खुद जो है वो चटाई पर है। तो बैठना इस वाक्य में अधिकरण चटाई है, इसलिए यहाँ सप्तमी विभक्ति लगती है। ठीक। इंसिडेंटली बात करते करते एक जस्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कि क्रिया विशेषण वो हमेशा क्रिया के फल के अर्थ में साथ जुड़ता है, व्यापार के साथ नहीं जुड़ता। यानी खैर एनीवे, तो वो हमेशा द्वितीय कर्म होता है और एक वचन होता है और नपुंसक होता है। जेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिया विशेषण हमेशा नपुंसक है। टू कम टू दिस, तो अब ये अधिकरण आया, तो अधिकरण और क्रिया के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, कर्ता और कर्म बीच में उसमें आते हैं। असाक्षात, साक्षात वो उसका संबंध नहीं हो सकता है। तो क्रिया पहले कर्ता और कर्म में रहेगी और उसके बाद वो अधिकरण में आएगी। तो इस एक्सप्लेनेशन के अनुसार अगर हम चलेंगे तो त्यायते गर्भस्याम, इसके हिसाब से अगर स्त्री अधिकरण स्वीकार की जाती है तो उसका इस सारी क्रिया के साथ डायरेक्ट संबंध नहीं हो सकता है। ये असाक्षात संबंध होगा। ये सब चीज़ें मतलब इस तरह से वहाँ दी नहीं है, मैं बहुत सारा अपना स्पेकुलेशन इसमें जोड़ रहा हूँ, जो ऑब्वियस लॉजिक मुझे दिखाई पड़ती है। इस असाक्षात शब्द को हम यहाँ याद रखते हैं और थोड़ी देर में मैं इस पर फिर लौटूंगा। मेरी कोशिश होगी कि एक जस्टिफिकेशन इसका मैं दे सकूं। फिलहाल ये अधिकरण तीन तरह से अधिकरण होता है। पहला है औपश्लेषिक, सामीप्य के नाते। देवदत्त चटाई पर बैठा है तो बिल्कुल चटाई से सटा हुआ है, तो ये औपश्लेषिक अधिकरण है। बरगद के नीचे गायें सोई हुई हैं तो वहाँ पर भी अधिकरण आता है, वटे गावह शेरते, वट में, बरगद में गायें लेटी हुई हैं। गंगायाम घोष है एक बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है, गंगा में गांव है। ये गंगा में कहाँ से गांव होगा? गंगा के किनारे गांव होगा, लेकिन इतना निकट है कि आप कह सकते हैं कि गंगा में ही
गांव है, तो ये सामीप्य के नाते है, तो ये औपश्लेषिक रहता है जहाँ के आप फिजिकली इन टच हैं। दूसरा है वैषयिक, जो विषय है, मोक्ष में इनकी रुचि है, मोक्ष इच्छा, व्याकरण में रुचि है, साहित्य में रुचि है, संगीत में दखल रखते हैं या दिलचस्पी है। ये सारे वाक्य जो हैं, इसमें जो अधिकरण है वो इसलिए है कि वह उसका विषय है, इसलिए नहीं कि मतलब वो फिजिकल चीज़ तो है नहीं संगीत। तो चूंकि आपकी इच्छा का विषय वह है, आपकी रुचि का विषय है, इसलिए उसमें अधिकरण है। और फाइनली एक अलग से आता है कि अभिव्यापक, जो सर्वत्र व्याप्त है अगर, तो वहाँ पर भी अधिकरण लगेगा। जैसे तिलों में तेल है तो उसके प्रत्येक अवयव में तेल है, एक पर्टिकुलर लोकेशन में नहीं है, तो इसलिए वहाँ पर है। अब यहाँ थोड़ा सा हमें यह डिस्कशन करना होगा जो कि बाकी है, अभी उस पर मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुँचा क्योंकि कोई ओपिनियन नहीं मिल रही है, खुद ही स्पेकुलेट करना पड़ेगा कि अगर स्त्री को अधिकरण मानते हैं तो इन तीनों में से कौन सा डिवीज़न लागू होगा या कोई चौथा डिवीज़न ही निकालना पड़ेगा। दिस आई हैव स्टिल टू थिंक अबाउट। अब यहाँ मैं भर्तृहरि के 7 ओपिनियंस हैं, वो करीब करीब वही हैं जो पतंजल ने दिए हैं। मतलब इतना समय नहीं रह गया कि मैं 7 अलग अलग गिनाऊं। सो आई विल कम टू द मेन वर्ड। एक बहुत लंबी लिस्ट है स्त्री के लिए, कौन कौन से शब्द हैं। ये संस्थान, ये वर्ड कई बार आ चुका। संघनन, तमोनिवृत्ति, अशक्ति, उपरति, प्रवृत्ति, प्रतिबंध, तिरोभाव, ये स्त्रीत्व के लिए शब्द चलते रहे हैं। वाक्यपदी की टीका में हेलाराज ने ये लिस्ट दी है। पुरुष के लिए प्रसव, विश्वक भाव, विश्वक भाव मतलब पूरा सब तरफ हो जाना, वृद्धि शक्ति, वृद्धि लाभ, अभ्युद्रेक, प्रवृत्ति और आविर्भाव। नपुंसक के लिए साम्य, स्थिति, औत्सुक्य निवृत्ति, परार्थत्व, अंगांग भाव निवृत्ति, कैवल्य। तो ये लिस्ट बहुत पहले से कोई चली आ रही है, शायद हेलाराज ने व्याड का नाम लिया है। मूल ग्रंथ मुझे यहाँ देखने को मिल नहीं पाया, लेकिन फिर भी ये लिस्ट है। इसमें 2 स्पेशलिटीज़ हैं। एक तो प्रवृत्ति एक चीज़ है जो कॉमन है पुरुष के लिए, जो पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं पुल्लिंग के लिए उनमें, और स्त्रीलिंग के लिए जो पर्यायवाची हैं। तो भर्तृहरि ने 3 शब्द इसमें चुने हैं, आविर्भाव, तिरोभाव और स्थिति। और उन्होंने कहा कि एक सेंटेंस में कहना होगा तो आविर्भाव जो है वो पुल्लिंग है, तिरोभाव स्त्रीलिंग है, और जो इन दोनों में कुछ भी नहीं है स्थिति। यानी संसार में थ्योरी ये है कि संसार में प्रतिक्षण कुछ न कुछ बदलता रहता है। मतलब कोई भी चीज़ जो है वो प्रतिक्षण बदलती रहती है। तो इस समय से अगले क्षण में जब कोई चीज़ गई, चेंज जो हुआ
तो उसका आविर्भाव वहाँ पर हुआ और तिरोभाव यहाँ हो गया। इस आविर्भाव और तिरोभाव के बीच में जो चीज़ है वो स्थिति है, और यह नपुंसकलिंग है। चीज़ों का तिरोभाव होना स्त्रीलिंग, आविर्भाव होना पुल्लिंग, और इनके बीच में जो कुछ भी है वो नपुंसकलिंग। इसके लिए और भी कुछ उन्होंने कहा है कि सृष्टि पुरुष पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग है प्रलय, और जो स्थिति है वो है नपुंसकलिंग। अब ये जो आविर्भाव तिरोभाव प्रलय ये सब हो रहे हैं, ये किन चीज़ों के हैं? किस चीज़ का आविर्भाव? तो ये गुणों का आविर्भाव हो रहा है। आविर्भाव तिरोभाव और ये। अब गुण से क्या मतलब? तो एक तो वही है जो हम सब लोग जानते हैं कि सृष्टि त्रिगुणात्मिका है, तो सत्व और रजः और तम, जिसके अंतर्गत इस मैपिंग के हिसाब से सृष्टि पुरुष के लिए और सत्व जो है वो पुरुष के लिए होगा, रजोगुण होगा नपुंसक के लिए, और तमोगुण जो तिरोभाव है वो स्त्री के लिए है। ये चीज़ जो है छिपाने को भी अपने में ले आती है। अंधेरे में सारी चीज़ें छिपती हैं, क्योंकि ये सृष्टि का जो भारतीय दर्शनों में सामान्यतः स्वीकृत सिद्धांत है वो ये है कि एक एटर्नल प्रक्रिया है। जो भी सृष्टि के बीज हैं, प्रलय का सिर्फ इतना मतलब होता है कि वो उसमें समेट लिए जाते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड इनटू ए कॉम्पैक्टम, और फिर उसके बाद सृष्टि के समय वे उससे उद्भूत होते हैं। तो एक तो यही हो गया, और दूसरा जो गुण का मतलब होता है वो स्पर्श रूप रस गंध, ये पंच तन्मात्राएं हैं जिनसे हैं। तो इन सब चीज़ों को मैं यहाँ, अब मुझे 5-7 मिनट में बिल्कुल समेट के ख़त्म भी करना चाहिए, ऑलरेडी 5:30 हो रहा है। तो कुल मिलाकर के ये है कि जो अभी तक मुझे जो ग्रामेटिकल थियरी मिली रेफरेंसेस में, वो यही है, ये आविर्भाव तिरोभाव और स्थिति के रूप में। इनके सिग्निफिकेशंस क्या हैं ये जो अवेलेबल है वो मैंने आपके सामने संक्षेप में बता दिया, बट आई फील दैट फर्दर कमेंट्री विल बी नीडेड। मतलब कुछ इसको कम्युनिकेबल लैंग्वेज के रूप में देना होगा कि यह ऐसा क्यों है। अब स्त्री प्रत्यय बहरहाल रह गया, अंततः सोचते विचारते, लेकिन ये मैं बहुत ब्रीफली बता दूं कि ये कुल मिलाकर के 8 हैं टोटल। तो मैं बहुत जल्दी बताता हूँ। तो तीन का ग्रुप मैंने किया है, एक जो टाप डाप चाप, ये 3 अलग अलग प्रत्यय हैं।
और इन सब में ये ट और ड और च और ये प ये सब छोड़िए, वो इसके काफ़ी ये एक मशीनरी है ग्रामेटिकल। फाइनली इसमें सिर्फ कुल मिलाकर के आ होता है, यानी अज माने बकरा तो अजा माने बकरी। तो अजा में यह बताया जाएगा आपको कि अज में टाप लगाया गया है, इस तरह से अजा ये बकरी हो गई। अब सवाल ये है कि फिर तीन क्यों, टाप डाप चाप, ये क्यों, किस तरह से ये तीन हैं? मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई आदमी है, उसका नाम है करीशगंधी। करीश कहते हैं ये गोबर के जो कंडे होते हैं, तो उस तरह की गंध उसके शरीर से आती है, तो इसलिए उसका नाम है करीशगंधी। अब उसकी जो संतान है उसमें जब स्त्रीत्व की विवक्षा होगी, मतलब उसकी लड़की है और वह स्त्री है, इतना सब बताने के लिए कारीशगंध्या शब्द बनेगा, उसके लिए चाप लगेगा, टाप नहीं लगेगा। फाइनली आ ही होता है। इसका अर्थ क्या होता है, मतलब क्यों, पर्पस क्या है? या जैसे सूर्य है, तो सूर्य शब्द, इसको एक तो यह जान लीजिए इंसिडेंटली कि जो पारंपरिक ढंग से हिंदू में विवाह होता है, उसमें एक विवाह सूक्त है जिससे कुछ मंत्र पढ़े जाते हैं, तो वो सूर्या का ही विवाह है, सूर्य और सूर्या का एक पूरा लंबा विवरण है, बहुत इंटरेस्टिंग कल्चर। तो ये जो सूर्या है, ये सूर्य की पत्नी हुई, लेकिन ये तब जब सूर्या देवता है। सूर्य की एक पत्नी कुंती भी है, मानुषी पत्नी, तो वहां पर उसका होगा सूर्य। ये तीन प्रत्यय जो एक ही आ बताते हैं, इसमें डिफरेंस ये है, बाकी ग्रामेटिकल बीच बीच की टेक्निकलिटीज को छोड़ते हुए, कि टाप का जो है, अगर टाप लगाकर शब्द बनाया गया है तो आदि में, प्रारंभ में वह उदात्त स्वर होगा, और अगर चाप से बनाया गया है तब अंतिम उदात्त होगा। ये वैदिक वर्ड्स के लिए, क्योंकि ये टोनल लैंग्वेजेस थी, संस्कृत वाज ए टोनल लैंग्वेज, और ग्रामर जब बना है इसका, वो टोनल उपदेश हुआ था, मौखिक रूप से उपदेश था, इट वाज टोनल। तो समय के साथ वो चीज़ें सब चली गई, तो इसलिए अब जो परंपरा चली आ रही है कि यहाँ आज उदात्त यहाँ अंतोदात्त, वही कायम रहती है। और ये उदात्त का मतलब यह मत समझिएगा कि जोर से चिल्लाना, और अनुदात्त का मतलब धीरे से बोलना। बहुत सी किताबों में ऐसा भी पढ़ा देते हैं, ये गलत है क्या कि जहाँ से स्वर निकलता है, उच्चारण का जो स्थान है, उसको दो दो पार्ट्स में बांटा गया है, ऊपर का और नीचे का। जैसे कंठ से अ निकलता है तो कंठ विवर को दो पार्ट्स में बांटेंगे, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। अगर वह ऊपर वाले पोर्शन में रेजिडेंट है साउंड प्रोडक्शन मैकेनिज्म, तो वह उदात्त कहलाता है, अगर नीचे वाले में है तो अनुदात्त कहलाता है। खैर एनीवे, तो फिर तीन हैं, नीप, नीश, नीन, ये भी उसी तरह से हैं। तीन प्रकार के ई हैं, और आद्योदात्त और अनुदात्त, ये सब इसमें वही चक्कर है।
और इनके अलग अलग कारण हैं। जैसे एक शब्द है तरुणी, तो अगर वह उसमें मान लीजिए नीप लगेगा और अगर उसमें नीश लगेगा मूल शब्द में, तो फाइनली तो तरुणी ही होगा। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस आद्योदात्त है और अनुदात्त वगैरह है, लेकिन मीनिंग में बहुत डिफरेंस है। मीनिंग में यह है कि जो नीप लगा करके तरुणी बनाया गया है वो जवान स्त्री के अर्थ में नहीं, उसका मतलब है जैसे शराब को कहना हो कि बिल्कुल ताज़ा शराब है, तेज़ शराब है, तो उस अर्थ में तरुणी उसको कहा जाएगा। जब उम्र के लिए बताना होगा तो आप गीप लगा के नहीं बता सकते, नीश लगा के बता सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन अंतोदात्त होगा। ये सारी चीज़ें मैं सिर्फ यह बताने के लिए आपके सामने रख रहा हूँ कि आप इसको ये मतलब इसमें कितनी बारीकियाँ हैं और संस्कृत ग्रामर किन गहराइयों तक जाने की कोशिश करता रहा है, ये कुछ आपको अनुमान हो जाए। फाइनली मैं एक शब्द पर टिप्पणी करके छोड़ देता हूँ, दो पर। एक तो है पाणिगृहीति और एक है पाणिगृहीता। तो हिंदी में अगर कोई बहुत संस्कृत प्रेमी हुए तो निमंत्रण पत्र छपवाते हैं तो पाणिगृहीता लिखते हैं, या व्यवहार में भी ये संस्कृत ग्रामर में गलत है। पाणिगृहीति का मतलब है जिसका विधिवत विवाह हुआ है, और पाणिगृहीता का मतलब है जिसका यूं ही हाथ पकड़ लिया गया। तो ये इन सारे प्रत्ययों के कुछ नुआंसेस हैं। तो अगर आपको युवती शब्द बनाना है तो वो कैसे बनेगा? संस्कृत में भी है, सिर्फ हिंदी में नहीं है, संस्कृत में भी उसका प्रयोग देखने को मिलता है। तो उसमें दो ऑप्शंस हैं। एक तो ये है कि आप इसमें नीश प्रत्यय लगा लीजिए, यानी ऑलरेडी एक यह फेमिनिन जेंडर का वर्ड है, उसमें पुनः फर्दर फेमिनिनिटी की विवक्षा है, तो ये दूसरा प्रत्यय लगा करके युवती बनेगा। और दूसरा यह है कि युवत शब्द बनाइए अपने, वह इसलिए कि वह अपने शरीर का मतलब मिश्रण करती है, तो उससे युवती बन सकता है। इन दोनों निष्पत्तियों में बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि जो दूसरी वाली मैंने बताई, इट इज़ relevant only in the case of a it is only in the case of a sexually active woman, not otherwise. तो ये कुछ टिप्पणियाँ, ये मैंने स्त्री प्रत्यय पर ठीक से आपके सामने मैं कुछ लाया नहीं, समय अभाव के नाते मैं इसको एक अपेंडिक्स के तौर पर डाल के छोड़ देता हूँ। भाषा और समाज के मध्य अंतर संबंध स्थापित करने वाले विषय के चयन तथा वर्तमान समाज में उसकी उपयोगिता बताते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मिश्र ने कार्यक्रम आयोजक, उपस्थित विश्वविद्यालय परिवार एवं मुख्य वक्ता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात रखी। तो सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूँ प्रोफेसर शुक्ल को, जिन्होंने इसका आयोजन किया, और प्रोफेसर वागीश शुक्ल जिन्होंने बड़े प्रयास से
भारतीय परंपरा और जो पाश्चात्य दृष्टिकोण है उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों ने डेरिडा और जूडिथ बटलर आदि का स्पर्श भी देखा हमने। जब लिखित रूप आएगा तो कम से कम 10 पृष्ठ उस पर रहेगा, ऐसा इन्होंने कहा है। मैं सोचता हूँ कि यह विषय किस तरह से भाषा और समाज दोनों को जोड़ता है, ये एक विचार का प्रश्न है। कुछ क्षण पहले हम लोग बात कर रहे थे तो शुक्ल जी का ये कहना था कि मैं सोशियो लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट नहीं लेना चाहता हूँ, मगर मदन सोनी जी ने कहा नहीं, ऐसा ना करें, वह भी इसमें आवश्यक है। जेंडर, सेक्स, बायोलॉजिकल और सोशल दोनों प्रकार के कंस्ट्रक्शन हैं और एक प्रकार की डिसेंटरिंग या एक विकेंद्रण की धारणा इधर बड़ी बलौती हुई है। बहुत सारे जो स्थापित दृष्टिकोण थे उनको छेड़ा गया है और देखा गया है कि और तरीके क्या हो सकते हैं। और कहीं न कहीं उन सभी प्रवृत्तियों में यह बात दिखाई पड़ती है कि जो भी रचना है वो कहीं न कहीं डिस्कोर्स कह लीजिए या भाषा का व्यवहार कह लीजिए या विमर्श कह लीजिए, उसमें किस तरह रची जाती है, किस तरह गढ़ी जाती है। बायोलॉजिकल जो गिवन हमें उपलब्ध है उसका अर्थ कैसे हम लगाते हैं और किस तरह से उसमें बदलाव आ रहा है। मैं समझता हूँ कि पिछले साल भर के अंदर भारत में भी कानून में बदलाव आया है थर्ड जेंडर को लेकर के। सामाजिक स्वीकृति उसको जो है वो प्राप्त हो रही है। विदेशों में भी इस प्रकार की चर्चा ही नहीं, बहुत सारा काम हो रहा है। और मैं गया था काफ़ी पहले सैन फ्रांसिस्को में, पूरा एक खंड जो है वो नगर का उन्होंने आबाद कर रखा है। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि जेंडर को लेकर के न केवल भाषा में ही बल्कि समाज में भी परिवर्तन जो है वो हो रहा है और उसकी जो डिमार्केशन की जो लाइन है वो कहीं टूट रही है, कहीं खंडित हो रही, कहीं उसमें बदलाव आ रहा है। एक पक्ष तो ये है। दूसरी ओर जो शुरू में कंस्ट्रक्शन की बात हुई और प्रातःकाल हम लोगों ने परफॉर्मेटिविटी इस पर जोर दिया कि यह एक पक्ष है और जो किंचित समझ में आया उसमें लगता है कि परफॉर्मेटिविटी एक बिंदु है जो कहीं दोनों दृष्टिकोणों को निकट ले आती है। हम लोग लिखित रूप में पढ़ेंगे तो शायद यह बात और भी स्पष्ट होगी। और यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कहाँ तक जेंडर की जो हमारी समझ है वह कॉन्टेक्स्ट बाउंड है और कहाँ वह इंट्रिंसिक रूप में स्थापित होती है। यह देखकर सचमुच आश्चर्य होता है कि भर्तृहरि और पतंजलि और वाक्यपदी की जो रचना आपने देखी उसमें 8 प्रकार की जो कैटेगरीज की बात अभी की गई थी, या और भी जो व्याकरण की जो कोटियाँ हैं और जिस तरह से जेंडर को देखने की कोशिश की गई है। इन्होंने एक शब्द लिया नुआंसेस, तो बहुत सारे नुआंसेस हैं। बड़ी महीन कारीगरी भाषा की जो है वो की गई है और उसको एकत्र करके समझना एक कठिन चुनौती है। ऐसा प्रतीत होता है कि जो भाषा प्रयोग में आती है वो भी किसी न किसी संदर्भ के साथ कंडीशन होती रहती है, उसमें बदलाव होते रहते हैं और चीज़ों को नए ढंग से देखने की भी कोशिश की जाती है। अब नए ढंग से देखने की कोशिश 2 प्रकार की है। कुछ पहले नहीं देखा था और नया दिखाई पड़ गया,
या जो देख रहे थे उसको दूसरे ढंग से देख रहे हैं, दोनों तरह की चीज़ होती है। तो ये एक बड़ी प्रोजेक्ट हमारे सामने है कि इसको समझने के कौन कौन से उपागम हो सकते हैं, कौन कौन से अप्रोचेस हो सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि इसका जो विस्तृत रूप हम लोगों को उपलब्ध होगा। मैंने निवेदन किया है कि इसका एक मोनोग्राफ तैयार हो, प्रकाशित किया जाए, क्योंकि इस तरह की पहल मुझे तो नहीं लगता, मेरा ज्ञान सीमित है कि जेंडर को लेकर के किस तरह का विश्लेषण हुआ है। प्रोफेसर उपाध्याय कुछ टिप्पणी करें तो अच्छा लगेगा। जी जी। तो ये गौरतलब बात है कि जेंडर का जो दृष्टिकोण है वो किस तरह से विकसित हुआ भारतीय चिंतन परंपरा में, और उसके क्या इम्प्लिकेशंस हैं, उसके क्या परिणाम होते हैं। अभी तो मेरा ख्याल है कि बड़ी टेंटेटिव दृष्टि से इसका वर्गीकरण किया गया है कि आविर्भाव हुआ और तिरोभाव हुआ और स्थिति की बात हुई, और पुल्लिंग और नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग भी है, और सतोगुण रजोगुण तमोगुण भी है। एक ढांचा बैठता है, लेकिन इसका क्या तात्पर्य है। प्रलय या तिरोभाव समाप्त होना नहीं है, बल्कि आकुंचन है, जैसा कि अभी बताया गया। तो ये तमाम सारी क्रियाएं हैं जो कार्य हम संपादित करते हैं जीवन में, समाज में, व्यक्तिगत और सामाजिक क्षेत्रों में। उन सब में जेंडर की महत्ता शायद सर्वविदित हो चली है, अब उसको रेखांकित करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत स्पष्ट है। हमें आशा है कि इस विश्लेषण से कुछ नए प्रश्न खड़े हुए होंगे, कई आशंकाएं भी खड़ी हुई होंगी, और उसके साथ कुछ सूत्र भी हम लोगों के हाथ लगे हैं और उनको ठीक से टटोलने की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि यह चिंतन का आरंभ है कि जेंडर के प्रति भाषा, व्याकरण, समाज कहाँ जुड़ते हैं। ये एक नए ढंग से सोचने की प्रवृत्ति है, और आपने अनुभव किया होगा कि शुक्ल जी की जो भाषा है और जो प्रस्तुति का तरीका है, जो देखने का तरीका है, वहाँ कहीं गणित बोल रहा था, मूलतः यह गणित के विद्वान हैं, और यह सुखद आश्चर्य है कि उन्होंने संस्कृत में भी रुचि ली है, और जो भी विषय लेते हैं प्रयास उनका यही रहता है कि उसकी गहराई तक जाएं और देखें कि उसमें क्या उपलब्ध है। हम सब उपकृत हैं सचमुच कि उन्होंने हमारे प्रस्ताव को स्वीकार किया, और आचार्य किशोरीदास वाजपेयी की स्मृति में जो चर्चा शुरू हुई वह सचमुच व्याकरण केंद्रित जो चिंतन है उसका हमने एक बार पुनः विचार शुरू किया। हिंदी व्याकरण को लेकर के कई तरह की चर्चाएं हैं कि बिल्कुल ठीक व्याकरण है भी नहीं, और कुछ लोगों का कहना कि नहीं जो है वो ठीक है। मैंने एक पत्र लिखा था रूपर्ट स्नेल को, जो वहाँ टेक्सास में प्रोफेसर हैं हिंदी के, और शायद यहाँ आए भी थे वो, मेरा ख्याल है किसी आयोजन में। तो उनका ये कहना था कि तो फिर से वही दोहराना होगा, कोई खास मैंने ग्रामर के प्रोजेक्ट में बहुत रुचि उन्होंने नहीं दिखाई। कुछ महीनों पहले हमने पत्राचार किया था उनसे, तो हमें लगता है कि हिंदी को समर्थ भाषा बनाने के लिए इस तरह के प्रयास की आवश्यकता है। और चूँकि हिंदी के उपयोग में भी बहुत सारा बदलाव आ रहा है, जो नए संचार माध्यम हैं उनके कारण बदलाव आ रहा है, और तमाम भाषाओं से जो शब्द इसके अंदर आ रहे हैं उसके कारण भी बदलाव आ रहा है। तो इस तरह की एक चेतना यदि हम में आती है तो वह उपयोगी होगी। न भी हो तो मुझे लगता है कि एक बौद्धिक चुनौती तो होनी ही चाहिए हमारे सामने कि इस तरह की चीज़ों को हम समझें।
तो मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि आप यहाँ पधारे, आपने ध्यान से इसको सुना, समय दिया और ज़रूर आपने विश्लेषण की पद्धति और विषय की गंभीरता को पहचाना। मैं आप सबके प्रति पुनः एक बार आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।